राजकुमारी और नरेंद्र की नजर चमगादड़ों के आका पर पड़ती है तो उनकी खोपड़ी सुन्न हो जाती है। चमगादड़ों का आका सिर्फ एक इंसान नहीं था, असल में वो इंसानों के साथ साथ एक चमगादड़ भी था। खून चूसने के लिए उसके मुंह से दो बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे। राजकुमारी कनिका को वो अपने किसी सपने के राक्षस जैसा लग रहा था। तो तुम्हें जाना है? वो राजकुमारी की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, लेकिन एक बार इस गुफा में आने के बाद कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता, और वैसे भी तुम्हारे जिस्म में शाही खून है। उम्मीद है कि वो पीने में स्वादिष्ट लगेगा। उस इंसानी चमगादड़ की बात सुनकर नरेंद्र अंदर तक हिल गया। आज तक उसने कई जानें ली थीं, कई लोगों को तो उसने बेहद बुरी तरह मारा था, लेकिन ये तो किसी जिंदा इंसान को खाने की बात कर रहा था। तुम मुझे खाना चाहते हो? राजकुमारी कनिका घबराते हुए बोली। राजकुमारी कनिका चाहे कितनी भी साहसी क्यों ना हो, जब उसने इंसान को खाने की बात सुनी तो वो खौफ में आ गई। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो इंसानी चमगादड़ बोला, तुम्हारे साथ जितने भी लोग उस पिंजरे में कैद थे वो सब के सब मेरे भोजन है। एक एक करके मैं सबका खून पी जाऊंगा। लेकिन इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है? ऐसी भयावह जगह पर तुम लोग खुद चले आते हो। इस जगह के बारे में लोगों की कितनी चेतावनियों को भूलकर जब तुम्हारा पहला कदम पड़ता है, तभी मैं यमराज को तुम्हारी आगामी मौत की खबर पहुंचवा देता हूँ। ये कहते हुए उस इंसानी चमगादड़ ने राजकुमारी को धक्का दे दिया और राजकुमारी सोफे पर गिर गई। राजकुमारी जैसे ही सोफे पर गिरी, वो इंसानी चमगादड़ उस पर कूद पड़ा। राजकुमारी कनिका की एक चीख निकली और वो सदमे में सोफे पर बेहोश होकर लुढ़क गई। महल की खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी में नरेंद्र ने देखा कि दो बेहद नुकीले दांत खून चूसने के लिए राजकुमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब नरेंद्र ने सच में इंसानी चमगादड़ को खून चूसने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं ये इंसान कोई पिशाच तो नहीं है। उसने पिशाचों के बारे में गुरुकुल में पुस्तकालय में पढ़ा था। पिशाचों को इंसानों का खून चूसना सबसे ज्यादा पसंद होता है। लेकिन अगले ही पल नरेंद्र ने अपना सर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जब पिशाच इंसानी खून चूसते हैं तब उन्हें अपने शरीर को धोना पड़ता है। खून पीने के पहले उन्हें अपने शिकार को भी धोकर साफ करना पड़ता है। पिशाच ऐसी साफ सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो एक तरह से इंसान ही होते हैं और इंसानों के बीच ही छुपकर रहते हैं। अगर उनके शरीर से कभी भी ताजे खून की गंध आ गई तो उनकी पहचान उजागर हो सकती है और ये उनके लिए बड़ा खतरा होगा। और ये इंसान तो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं लग रहा है। जरूर ये कोई अलग तरह का इंसान है जो चमगादड़ों के साथ रहते रहते खून पीना सीख गया होगा। नरेंद्र सोचते हुए बोला, उफ, कितनी गोरी चमड़ी है। वो इंसानी चमगादड़ राजकुमारी के गर्दन के पास आकर उसे सूंघते हुए बोला। उसके खून चूसने वाले नुकीले दांत राजकुमारी कनिका की गर्दन से कुछ ही दूर थे। ये देखकर नरेंद्र बोला, अगर इस समय मैंने इसे नहीं रोका तो राजकुमारी को बचाना मुमकिन नहीं होगा। ये कहते हुए नरेंद्र ने अपना चाकू निकाला और उस इंसानी चमगादड़ पर हमला कर दिया। अचानक से कमरे में हुई हलचल से डर के वो इंसानी चमगादड़ पीछे हट गया। नरेंद्र के चाकू से ढेर सारी ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से पूरे कमरे में उजाला हो गया। नरेंद्र ने देखा कि सोफे पर कई सारी लाशें रखी हुई थी। ये सारी लाशें सूखकर कंकाल हो गई थी। इस भयानक दृश्य ने नरेंद्र के दिल को झकझोर कर रख दिया। असल में राजकुमारी कनिका भी उन्हीं लाशों को देखकर बेहोश हुई थी। अचानक से एक ओर हटकर उस इंसानी चमगादड़ ने अपने आप को आसानी से बचा लिया। असल में उस इंसानी चमगादड़ को मारने के लिए नरेंद्र के पास केवल एक ही मौका था। इस मौके के चूक जाने से वो इंसानी चमगादड़ सावधान हो गया और जोर से चिल्लाया,
बाबा, मेरी गुफा में एक जिंदा इंसान घुस आया है। आपने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया। चाकू से निकली ऊर्जा की रोशनी में नरेंद्र ने उस इंसानी चमगादड़ का चेहरा देखा। हमेशा अंधेरे में रहने की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर खून के कोई छींटे नहीं थे, बस उसके दोनों नुकीले दांतों पर खून के छींटे थे। तुमने मेरी गुफा में घुसपैठ क्यों की? अब तुम भी मरोगे। बाबा, इसे पिंजरे में कैद करिए। उस इंसानी चमगादड़ ने कर्कश आवाज में नरेंद्र से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर नरेंद्र बोला, तुम इस घाटी में मासूम लोगों का अपहरण करके उन्हें मार रहे हो। मैं यहाँ लापता होने वाले लोगों की जांच करने और उनके हत्यारे को सजा देने आया हूँ। तो इस राज्य के राजा ने मुझे मारने के लिए एक बच्चे को भेजा है। इंसानी चमगादड़ नरेंद्र की बात को सुनकर हंसते हुए बोला, लेकिन तुम्हें मेरे ठिकाने के बारे में पता कैसे चला? उस सवाल को अधूरा छोड़ते हुए वो आगे बोला, मेरी छोड़ो, अपनी चिंता करो। बातों से तो नहीं लगता कि तुम इस राज्य के हो। तुम जरूर कहीं बाहर से आए हो। बेहद होशियार हो तुम बच्चे, लेकिन साथ ही साथ बेवकूफ भी हो। जल्द ही बाबा तुम्हें कैद कर लेंगे और किसी दिन मैं तुम्हारा भी खून पी जाऊंगा। ये कहते हुए इंसानी चमगादड़ जोर से हंसा। उसके हंसने की आवाज भी बड़ी भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ढेर सारे चमगादड़ एक साथ चीख रहे हो। कुछ देर तक हंसने के बाद वो फिर बोला, हाँ, तुम सही हो। मैं यहां का नहीं हूं। मैं यहां पड़ोसी राज्य से आया हूं। ये कहने के बाद उसने हड्डियों से बनी एक पतली सी बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर नरेंद्र को यह समझते देर नहीं लगी कि वो अपने पालतू चमगादड़ों को बुला रहा है। इंसानी चमगादड़ को ऐसा करते हुए देखकर नरेंद्र थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अगर सारे चमगादड़ वापस आ जाते तो उसका इस गुफा से बाहर निकलना कठिन हो जाता। अमोघ कवच। तभी अचानक से नरेंद्र के दिमाग में एक उपाय सूझा और वो खुश होते हुए बोला, मेरे पास सारी नील मणियां पड़ी हुई हैं। मैं आराम से यहां एक छोटा सा अमोघ कवच बना सकता हूं। यह कहते हुए उसने तुरंत अपने बैग से नील मणियों के टुकड़े निकाले और उन्हें कमरे के चारों कोने पर फेंकना शुरू किया। बांसुरी की धुन सुनते ही चमगादड़ों को वापस आने में देर नहीं लगी। महल के प्रवेश द्वार पर जल्द ही चमगादड़ों का हुजूम दिखाई देने लगा। नरेंद्र ने जल्दी से अमोघ कवच का मंत्र उच्चारण पूरा किया। जैसे ही नरेंद्र का कवच तैयार हुआ, वहां तक चमगादड़ पहुंच गए और कवच से टकरा टकरा कर गिरने लगे। और हुआ भी वहीं जिसका नरेंद्र को डर था। थोड़ी ही देर में वहां लाखों चमगादड़ इकट्ठा हो गए। चमगादड़ों के उस हुजूम में वो बूढ़ा दुबला पतला आदमी भी शामिल था। इधर कवच के अंदर नरेंद्र लगातार इंसानी चमगादड़ से जूझ रहा था। सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि वो इंसानी चमगादड़ सीधे नरेंद्र पर वार नहीं कर रहा था। वो बेतरतीब ढंग से नरेंद्र पर आड़ा तिरछा वार कर रहा था। नरेंद्र ने एक बार फिर अपने चाकू से उसके गले पर वार किया, लेकिन उसने इस बार भी एक तरफ हटके अपने आप को बचा लिया। इससे पहले नरेंद्र अगला दांव चलता, अचानक से उस इंसानी चमगादड़ ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और आसमान में उड़ने लगा। उसके कपड़े भी चमगादड़ों की तरह ही थे। हवा में उड़ते हुए उसका भयानक चेहरा, खूनी दांत और आधे आधे फुट लंबे नाखून किसी बेहद खतरनाक हथियार की तरह दिखाई दे रहे थे। अगर नरेंद्र थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाता तो आज उसके मरने की संभावना सबसे ज्यादा थी। उड़ते हुए उस इंसानी चमगादड़ ने अचानक से अपने बड़े बड़े नाखूनों से नरेंद्र पर हमला किया। नरेंद्र ने तुरंत अपनी तलवार आगे करके उसके वार को रोका, लेकिन फिर भी उसके नाखूनों ने नरेंद्र के कपड़े फाड़ दिए। राक्षसी योद्धाओं की यही तो खासियत होती है। उनके पास एक योद्धा होने के साथ साथ राक्षसी ताकत भी होती है, जो कि नरेंद्र जैसे योद्धाओं पर भारी पड़ती है। राक्षसी ताकत से साधना करने वाले योद्धाओं को दुनिया स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि राक्षसी ताकत की साधना
जिंदा इंसानों के मांस और खून से की जाती है। नरेंद्र की तलवार और इंसानी चमगादड़ के नाखून आपस में टकराए और एक जोरदार गर्जना हुई और उसका एक नाखून टूट गया। अच्छा तो बच्चे, तुम्हें ये दाव भी आता है। मैंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, लेकिन अब देखो तुम्हारा मरना तय है। पहले मैं तुम्हारा खून पीऊंगा और उसके बाद इस राजकुमारी का। ये कहते हुए इंसानी चमगादड़ एक बार फिर नरेंद्र पर झपटा। दोनों को लड़ते लड़ते करीब आधा घंटा बीत चुका था। अमोघ कवच कमजोर पड़ने लगा था। कवच में दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। कवच किसी भी वक्त टूट सकता था। अगर नरेंद्र को अपनी जान बचानी है तो उसे कवच टूटने के पहले उसे अपने प्रतिद्वंदी को मारना था। इसे आमने सामने की लड़ाई में हराना काफी मुश्किल है। मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। नरेंद्र अपनी सारी ताकत और दाव आजमा चुका था, लेकिन वो अब तक उसे मारने में सफल नहीं हो पाया था। सबसे पहले मुझे इसका ध्यान बटाना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? इसका कोई तरीका भी तो नजर नहीं आ रहा है। वो लगातार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने तुरंत अपना खंजर निकाला और अपने हाथ की उंगली पर एक चीरा लगा दिया। ऐसा करते ही उसके उंगली से लाल ताजा खून बहने लगा। नरेंद्र की उंगली से बहते हुए खून को देखकर वो इंसानी चमगादड़ खून पीने के लिए मचलने लगा और लड़ना छोड़कर नरेंद्र की उंगली की तरफ झपटा। लेकिन नरेंद्र तैयार था। जैसे ही वो नरेंद्र के पास आया, नरेंद्र ने पैंतरा बदला और तलवार उसके आगे लगा दी। बूम! नरेंद्र की तलवार सीधे जाकर इंसानी चमगादड़ की बाह से टकराई और उसका बाह पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। चोट लगने की वजह से वो इंसानी चमगादड़ पत्थर के सोफे से जा टकराया। अपनी बाह से ही खून बहता हुआ देखकर वो इंसानी चमगादड़ अपना ही खून चूसने लगा। ताजा खून चूसने की वजह से उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ने लगी और फिर बढ़ी हुई ताकत के साथ वो नरेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराया और चिल्लाते हुए बोला, बच्चे, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, और उस पर बुरी तरह से झपट पड़ा। इधर नरेंद्र को लड़ते लड़ते 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। अब उसकी ऊर्जा भी खत्म हो रही थी। उधर कवच भी टूटने वाला था। ऐसा लगा कि जैसे वो हार जाएगा। अपने सामने के सारे रास्ते बंद देखकर नरेंद्र ने इंसानी चमगादड़ की तरफ देखा और बोला, मैं अमर सम्राट शक्तियों को नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। इतना कहने के बाद नरेंद्र ने अपनी एक हथेली फैलाई और उस पर अपनी उंगली से बहता हुआ खून डाला और अपनी आंखें बंद करके अमर सम्राट मंत्र बुदबुदाने लगा। नरेंद्र को अमर सम्राट की शक्तियों का इस्तेमाल करते देखकर इंसानी चमगादड़ हैरान हो गया और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन नरेंद्र ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। मंत्र के प्रभाव से एक शक्तिशाली आभा छा गई, जिसकी वजह से कवच के अंदर सब कुछ जैसे थम सा गया। इंसानी चमगादड़ चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। नरेंद्र को ऐसा करते हुए देखकर इंसानी चमगादड़ चिल्लाया, जो भी कर रहे हो सोच समझ कर करो बच्चे। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। इधर मंत्र पूरा होने के बाद नरेंद्र ने अपनी आंखें खोली और अपनी उंगली के बहते रक्त को समेटकर मुट्ठी बनाई और उस मुट्ठी से जमीन पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। नरेंद्र के जमीन पर घूंसा मारते ही वहां एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और पूरी की पूरी गुफा में इकट्ठे सारे चमगादड़ों सहित नरेंद्र, राजकुमारी और इंसानी चमगादड़ को रौंदते हुए भड़बड़ा कर गिर पड़ी। क्या इंसानी चमगादड़ इस हमले में मर जाएगा या फिर वो नरेंद्र के इस हमले का भी कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगा? क्या इस हमले में राजकुमारी भी मारी जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम। उस महल के मलबे की धूल छटते ही नरेंद्र उसे चीरते हुए राजकुमारी कनिका को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ला रहा था। नरेंद्र ने अमर सम्राट शक्ति का इस्तेमाल करने वाले मंत्र के साथ साथ प्राण कवच मंत्र भी पढ़ा था। नरेंद्र को इस कवच का मंत्र गुरुकुल के दाखिले की परीक्षा में इनाम में मिली जादुई अंगूठी से मिला था और इसी मंत्र की सहायता से
नरेंद्र अपने और राजकुमारी कनिका के प्राण बचाने में कामयाब रहा। आंखें खोलिए राजकुमारी, राजकुमारी उठिए। नरेंद्र ने राजकुमारी कनिका को अपने कंधे से उतारकर जमीन पर रखते हुए कहा। नरेंद्र ने राजकुमारी कनिका को बेहोशी से निकालने के लिए उनके मुंह पर पानी छिड़का, जिसकी वजह से राजकुमारी कनिका होश में आ गई। राजकुमारी कनिका के होश में आते ही नरेंद्र ने कहा, आप ठीक तो है ना राजकुमारी? राजकुमारी ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कहा, हाँ मैं ठीक हूं। वो सारे चमगादड़ पिशाच कहां गए? राजकुमारी ने चौंकते हुए पूछा। नरेंद्र ने राजकुमारी को पूरी सच्चाई बता दी और उसके बाद कहा, अब आप वापस जाइए राजकुमारी, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है और यहां आपकी जान को खतरा है। राजकुमारी ने नरेंद्र की आंखों में देखा और बोली, नहीं नरेंद्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नरेंद्र ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, अभी मैं जो काम करने जा रहा हूं उसमें बहुत खतरा है और मैं अपने साथ साथ आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। आप यहां से चली जाइए। नरेंद्र के बहुत समझाने पर राजकुमारी मान गई और बोली, ठीक है नरेंद्र, तुम अपना काम पूरा कर लो, उसके बाद हम राजधानी में मिलेंगे। राजकुमारी के इतना कहते ही नरेंद्र और राजकुमारी दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। उन इंसानी चमगादड़ों का खात्मा करने के बाद नरेंद्र ने श्यामली पर्वतमाला में आर्यकुल के छात्रों के गायब होने तक का पता लगाकर सजा के रूप में मिले 2 कार्य पूरे कर लिए थे। ये 2 कार्य पूरा करने के बाद भी नरेंद्र की मुसीबत कम नहीं हुई थी और अब तीसरे कार्य के रूप में उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरी सजा के कार्य के रूप में नरेंद्र को अरालय पर्वत में बनी रक्त गर्म ज्वालामुखी में जाकर अग्नि भक्षक पक्षियों को मारना था। ये अग्नि भक्षक पक्षी इतने खतरनाक थे कि इनके वार की तीव्रता से बचना नामुमकिन था। अग्नि भक्षक पक्षी सिर्फ अपने मुंह की अग्नि से प्रहार करते थे और इनकी अग्नि की तीव्रता इतनी तेज होती थी कि कई कोसों तक पेड़ पौधे जमीन जलकर राख हो जाती थी। इन पक्षियों के शरीर के अंदर एक खास तरह की हड्डी होती थी जिसे भक्षक हड्डी कहते थे और नरेंद्र को सजा के रूप में ये भक्षक हड्डी लेकर आनी थी। ये अग्नि भक्षक पक्षी अपना शिकार करने के लिए केवल रात में ही निकलते थे, क्योंकि रात के समय में इन पक्षियों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। नरेंद्र धीरे धीरे अपने लक्ष्य के पास पहुंच चुका था। नरेंद्र जैसे ही वहां पहुंचा तो वहां एक लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, रात को अग्नि भक्षक पक्षियों से सावधान रहें और पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में रक्त गर्म ज्वालामुखी है, कृपया वहां न जाएं। नरेंद्र ने इस आदेश को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ता रहा। अग्नि भक्षक पक्षियों का बसेरा पहाड़ी के बीच वाले हिस्से में था और वो अपने भोजन के रूप में रक्त गर्म ज्वालामुखी से निकले लावा को खाते थे। शुरुआती 2 चुनौतियों को पूरा करने के बाद नरेंद्र की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी और उसके लिए अब इस पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। नरेंद्र ने अपने आप को हौसला दिया और कहा, नरेंद्र, तुझे कैसे भी आज सूरज ढलने से पहले इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचना है। चलता रहे नरेंद्र, चलता रहे। इन अरालय पहाड़ियों पर दूर दूर तक इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। नरेंद्र बिना रुके आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। नरेंद्र भी यह आवाज सुनकर चौकन्ना हो गया और पेड़ के पीछे छुपकर उसने देखा तो 50 से ज्यादा लोगों का समूह इस अरालय पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर नरेंद्र ने धीरे से कहा, यह मुसीबत मेरा पीछा कब छोड़ेगी? नरेंद्र ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन कहा, अब इन लोगों को किसने भेजा है? जरूर वो रामनाथ ही होगा। बस एक बार मैं वापस चला जाऊं, फिर मैं भी देखता हूं उस रामनाथ को मुझसे कौन बचाता है। नरेंद्र उन लोगों से बचने के लिए उस घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और बोला, अभी इन लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अगर मैं अभी इनसे लड़ने लगा तो मैं शाम से पहले पहाड़ी की चोटी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। नरेंद्र चुपचाप उस पेड़ पर बैठा हुआ था कि तभी कुछ लोग उस पेड़ के नीचे से गुजरते हुए कुछ बात कर रहे थे।
इससे पहले कि कोई और उस अग्नि गोले की शक्तियों का फायदा उठा ले, हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। और हाँ, याद रखना, वो अग्नि गोले की शक्ति मिलते ही हमें रानी नम्रता और उसके उस बेवकूफ राजा पति को मार देना है। राजा मिहिर देव का भी यही आदेश है। नरेंद्र के पेड़ के नीचे खड़े होकर दो लोग आपस में खुसर-फुसर कर रहे थे। उन दोनों की बात सुनकर नरेंद्र हैरान हुआ और बोला, अग्नि गोला? राजा को मार देना? मिहिर देव, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? नरेंद्र को उन दोनों की बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन वो इतना तो समझ गया कि ये लोग उसे मारने नहीं बल्कि किसी और मकसद से रक्त गर्म ज्वालामुखी की ओर जा रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर नरेंद्र को थोड़ी तसल्ली हुई और वो उस पेड़ से नीचे उतर गया। अचानक नरेंद्र के चेहरे को देखकर उस समूह से एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, ओ बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है? ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, चल भाग जा यहाँ से। इतना कहकर वो बूढ़ा नरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ गया। इसी समूह में पीछे एक औरत और आदमी आ रहे थे। नरेंद्र ने उन दोनों को देखकर धीरे से कहा, इन दोनों से पूछता हूं अग्निगोले के बारे में, शायद यही कुछ बता दे। नरेंद्र ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, सुनिए भाई। नरेंद्र ने उस व्यक्ति से पूछा, ये सब लोग कहां और क्यों जा रहे हैं? आपको कुछ पता है? वो औरत और आदमी दोनों ने ही नरेंद्र को अच्छी तरह से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग अग्नि गोले की तरफ जा रहे हैं। वो एक खास तरह का गोला है जिसमें से अग्नि शक्ति निकलती है और वो कई 100 सालों में सिर्फ एक बार ही निकलता है, तो हम सब लोग बस वही लेने जा रहे हैं। उन दोनों की मुस्कुराहट देखकर नरेंद्र को पूरी तरह से आश्वासन हो गया कि इन लोगों को रामनाथ या किसी और ने नहीं भेजा है। नरेंद्र ने राहत की सांस ली और फिर से उन दोनों को रोकते हुए कहा, आप मुझे इस अग्नि शक्ति के बारे में कुछ और बता सकते हैं? उस औरत ने नरेंद्र की बात का जवाब दिया और कहा, इस शक्ति की मदद से तुम किसी को भी चला सकते हो और ये अग्नि शस्त्र इस दुनिया के सबसे ताकतवर शस्त्रों में से एक है। उस औरत की बात सुनकर नरेंद्र हैरान रह गया और मन ही मन बोला, मेरे पास पहले से देव गुफा से मिली बर्फीली शक्ति मौजूद है और यह भी शायद उसी की तरह है। मुझे शायद इन पहाड़ियों के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए। न जाने और कितने राज इन पहाड़ियों में छिपे हुए हैं। उस औरत ने नरेंद्र से कहा, चलो अब जाओ बच्चे, आज के लिए इतने सवाल काफी है। इतना कहकर वो दोनों व्यक्ति आगे पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। नरेंद्र अपनी सजा को पूरा करने यहां आया था, लेकिन वो अभी इस पहाड़ी के बारे में अच्छे से नहीं जानता था। उस समूह के साथ साथ नरेंद्र भी उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। नरेंद्र कुछ दूर तक चला ही था कि पीछे से एक आग का गोला नरेंद्र की तरफ आया और सीधा नरेंद्र के शरीर पर जाकर लगा, जिससे नरेंद्र का शरीर बुरी तरह से जल गया। नरेंद्र ने दर्द से कराहते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक लोमड़ी के आकार की विशालकाय छिपकली उसके पीछे थी। पीछे मुड़ते ही उस छिपकली ने नरेंद्र पर एक वार कर दिया। नरेंद्र ने एक के बाद एक उस छिपकली पर कई दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस छिपकली के मुंह से निकलने वाली अग्नि इतनी तेज थी कि उसके आगे नरेंद्र का हर एक वार बेअसर जा रहा था। यह देखकर नरेंद्र हैरानी से बोला, अब ये क्या नई मुसीबत है? अग्नि भक्षक पक्षी से पहले ये छिपकली कहां से आ गई? नरेंद्र ने इधर उधर ध्यान से देखा तो उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। नरेंद्र ने उस पेड़ को उखाड़कर उस छिपकली की तरफ फेंक दिया, लेकिन उस छिपकली ने अपने एक ही प्रहार से उस पेड़ को भी जलाकर राख कर दिया। उस छिपकली के प्रहार की तीव्रता और असर को देखकर नरेंद्र हैरान रह गया। उस छिपकली ने नरेंद्र के ऊपर एक के बाद एक कई प्रहार किए और नरेंद्र के पूरे शरीर को बुरी तरह से जला दिया। नरेंद्र उस छिपकली के वार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा और बोला, अब कैसे बचूं इस छिपकली से? ये छिपकली है या कोई जादुई डायनासोर? नरेंद्र इधर उधर पूरे जंगल में भाग रहा था कि तभी वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो वो छिपकली नरेंद्र के बिल्कुल सामने थी। नरेंद्र ने घबराते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं कोई आम मनुष्य नहीं हूं, मेरे अंदर देवता का अंश है। नरेंद्र की बात उस छिपकली के समझ से परे थी। अब क्या करूं? ना इसे मेरी बात समझ आ रही है, ना मेरी शक्तियों का इस पर कोई असर हो रहा है। नरेंद्र ने घबराते हुए कहा,
नरेंद्र के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने तरकश से हर एक तीर का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उसका हर वार बेकार साबित हो रहा था। नीचे पड़े नरेंद्र पर उस छिपकली ने फिर से अग्नि प्रहार किया। उस आग के गोले को अपनी तरफ आता देख नरेंद्र की आंखें बंद हो रही थीं, मानो उसे लग रहा था कि बस आज उसका जीवन समाप्त होने वाला है। नरेंद्र ने भी अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली और मन ही मन निराशा से कहा, ठीक है, जब ऐसा ही होना लिखा है तो फिर ठीक है। नरेंद्र से वो आग का गोला टकराने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति ने अपने रक्षा कवच से नरेंद्र को इस प्रहार से बचा लिया। इसी के साथ उस बूढ़े के साथ वाली औरत ने अपनी तलवार सीधा उस छिपकली के मुंह के बीचों बीच घोंप दी, जिससे उस छिपकली का मुंह 2 हिस्सों में बंट गया। नरेंद्र ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने वही जोड़ा खड़ा था जो अभी उसे कुछ देर पहले मिला था। नरेंद्र ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो शायद मैं नहीं बच पाता। उस आदमी ने नरेंद्र का हाथ पकड़ा और कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है बच्चे, लोगों की जान की रक्षा करना तो हमारा धर्म है। नरेंद्र ने उन दोनों को सम्मान भरी नजरों से देखा और कहा, क्या मैं आप दोनों का नाम जान सकता हूं? उन दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, रहने दो, हमारा नाम जानकर क्या करोगे? नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, कम से कम मुझे आपका नाम तो पता ही होना चाहिए। उस औरत ने नरेंद्र की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं रानी नम्रता और ये मेरे पति और शून राज के राजा इंद्रदेव हैं। उन दोनों की बात सुनकर नरेंद्र हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये साधारण से दिखने वाले लोग किसी राज्य के राजा भी हो सकते हैं। आप दोनों राज परिवार से हैं? नरेंद्र ने हैरानी से पूछा, क्यों, तुम्हें हमें देखकर नहीं लगता कि हम राज परिवार से हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। नरेंद्र अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये दोनों सच में किसी राज्य के राजा और रानी हैं। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी पहचान पर शक नहीं कर रहा हूं। राजा इंद्रसेन ने नरेंद्र से पूछा, इस जगह पर बहुत खतरा है, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें जल्द से जल्द यहां से वापस निकलना चाहिए। नरेंद्र ने आत्मविश्वास के साथ कहा, नहीं राजा जी, मैं यहां अपनी सजा पूरी करने आया हूं और मुझे किसी भी कीमत पर अगले कुछ दिन में एक अग्नि भक्षक पक्षी की हड्डी लेकर वापस लौटना है। नरेंद्र और राजा इंद्रसेन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रानी नम्रता ने नरेंद्र पर अचानक से बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार से हमला करके उसे जख्मी कर दिया। रानी नम्रता ने नरेंद्र पर यह हमला क्यों किया? अभी तो रानी ने नरेंद्र की जान बचाई थी, फिर ऐसा क्या हुआ होगा? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम में।